रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, आज के दिन की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, कहने कि तो ये एक लव स्टोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्राइम का एंगल भी जुड़ता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर कहा जाता है कि प्यार एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिस रिश्ते के आगे सारे ही रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। हमारा देश जिसे प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। तमाम तरीके की लव स्टोरीज़ जो ऐसी हैं अतीत में छुपी पड़ी हैं। तमाम ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं बॉलीवुड के अंदर जिसमें लव स्टोरी को लेकर तरह तरीके की बातें दिखाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्यार की बात आती है तो लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसको मिल जाना चाहिए। जितने भी लोग हमारी क्राइम स्टोरी सुन रहे हैं, खासकर जो मैं भी सुना रहा हूँ, तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसका कोई अतीत जुड़ा ना हो। ऐसा कोई है नहीं जिसने किसी से कभी ज़िंदगी में प्यार किया ही ना हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्यार करने के बाद में अगर प्यार मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, मैं पर्सनली अगर आप लोगों को बताऊं तो प्यार अधूरा रहना चाहिए। अगर प्यार मिल जाता है तो आप लोगों को फीलिंग्स जो होती हैं वो मर जाती हैं। लेकिन प्यार के प्रति जो अच्छा एक मैप तमाम ज़िंदगी जहन के अंदर बना रहे, तो उसके लिए प्यार अधूरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें प्यार की जो कीमत है वो पता चलती रहे। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में शायद आप लोग का प्यार जैसी चीज़ से भरोसा ही उठ जाए। तो क्या हुआ था आखिर इस लव स्टोरी के अंदर, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की असल में शुरुआत होती है गुजरात से, और गुजरात का अहमदाबाद। इसी अहमदाबाद के अंदर एक परिवार रहा करता है। अब चूँकि ये परिवार है तो इस परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम जो आर्टिकल में खंगाल रहा था वहाँ पर भी छुपाए गए हैं। तो जो लड़की है उसका नाम मैं भी छुपाऊंगा। तो इस परिवार का जो बिज़नेस था वो तो ठीक था, परिवार अच्छे खासे एक तरीके से ऊंचे ख़ानदान से बिलोंग करता था। लेकिन ये जो लड़की थी, जिस लड़की का नाम सोनम चूँकि एक काल्पनिक नाम है, तो ये जो सोनम थी ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा हमेशा से एक फ्यूचर में सोचने वाली सोच रखती थी। ये लड़की सोचती थी कि इसके परिवार का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को आगे बढ़ाए। और ऐसे ही करते करते इस परिवार में जब ये सोनम पढ़ना लिखना शुरू करती है तो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। परिवार के लोग सोनम के प्रति बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि सोनम जिस तरीके से स्टडी कर रही थी, परिवार वालों को ये लग रहा था कि सोनम उनका परिवार का जो पुश्तैनी बिज़नेस है उस बिज़नेस को शायद बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। और इसी तरीके से परिवार वाले सोनम की पढ़ाई पर अच्छा खासा पैसा खर्च रहे थे। और दोस्तों, होता ऐसा ही है कि सोनम हाई स्कूल करती है, हाई स्कूल में भी अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास करती है। उसके बाद फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ में भी अच्छे नंबरों से पास करती है। उसके बाद में ग्रेजुएशन करती है, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। सोनम अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर परिवार के जब सामने आती है तो परिवार वाले उस सोनम को अपना बिज़नेस सौंप देते हैं। अब जब सोनम को वो बिज़नेस सौंपा जाता है तो सोनम उस बिज़नेस को रन करना शुरू करती है। सोनम एक आईटी कंपनी बनाती है और इस आईटी कंपनी को बहुत अच्छे से चलाती है। ये जो आईटी कंपनी थी ये गुजरात के अहमदाबाद में ही थी। सोनम उसी की मालिकिन थी। बहुत अच्छे तरीके से वो इस कंपनी को चला रही थी। जितने भी उसमें काम करने वाले, जितने भी जो सर्वेंट थे या फिर यूँ कहें कि जो लोग भी वहाँ पे ड्यूटी किया करते थे, जो भी वहाँ के कर्मचारी थे, वो सब के सब सोनम के रवैये से बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। क्योंकि सोनम सबसे बहुत ज़्यादा घरेलू व्यवहार क्या करती थी, सोनम सबसे बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी, जिससे भी उसका जो रवैया था ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाला रवैया था। इसलिए जो भी कंपनी के कर्मचारी थे ये सोनम के इस रवैये से खुश रहा करते थे, दिलो जान से मेहनत से काम किया करते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि सोनम की जो कंपनी थी ये बहुत जल्दी फल फूलने लगी। सोनम की जो कंपनी थी उसका जो बिज़नेस का टर्नओवर था लाखों करोड़ों में जाने लगा। सोनम के परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि सोनम ने अपनी कंपनी के बिज़नेस को इतनी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है। अब सोनम चूँकि एक जवान लड़की थी, अभी शादी हुई नहीं थी, लिहाजा सोनम के घर परिवार वाले उसकी शादी के लिए भी सोचते हैं कि सोनम की शादी करनी चाहिए। लिहाजा जब सोनम से उसकी शादी की बात की जाती है तो सोनम ये कहते हुए इनकार कर देती है कि उसे अभी अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना है, उसे अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना है। इसलिए वो शादी से परिवार वालों से हमेशा से इनकार कर देती है। अच्छा, जो परिवार वाले थे वो ज़्यादा कोशिश तो करते नहीं हैं, क्योंकि सोनम अपनी मर्ज़ी की मालिक थी।
अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहेगी तो फिर परिवार वाले क्यों ही उसके ऊपर कोई फोर्स करेंगे। अब सोनम एक ऐसी लड़की थी जो अपने बिजनेस को संभाल रही थी, परिवार वालों का नाम रोशन कर रही थी, इसलिए परिवार वाले भी सोनम से ज़्यादा जिद तो करते नहीं हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही तुम करना। अब इसी बीच में इस कंपनी के अंदर कुछ जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं। जब जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं तो पेपर में बाकायदा ऐड दिया जाता है। उसके बाद में ये जो ऐड था, एक लड़का जिसका नाम मनोज नायक था, वो भी ग्रेजुएशन करा हुआ था, नौकरी की तलाश में गुजरात के अहमदाबाद में था, रहने वाला उड़ीसा के जो भद्रक ज़िला है वहीं पर एक थाना लगता है बोनट थाना, और इसी बोनट थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है नरसिंहपुर। इसी नरसिंहपुर में रहने वाला ये मनोज नायक कामकाज की तलाश में गुजरात के अहमदाबाद पहुंचता है। वहां पर इश्तिहार पड़ता है, तमाम तरीके की कंपनियों में जॉब इंटरव्यूज़ देता है, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई सिलेक्शन होता नहीं है, इसलिए परेशान होता है। लेकिन जब इस सोनम की कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो तुरंत जो मनोज नायक था उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देता है। वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद में इंटरव्यू की जो डेट फिक्स की गई थी उस डेट पर ये इंटरव्यू देने पहुंचता है। और जब इंटरव्यू देने पहुंचता है तो सामने वही नौजवान लड़की थी जो इस कंपनी की मालिक थी, जिसका नाम सोनम था। सोनम इस मनोज नायक से पूछती है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह लेती है, उसके बाद में इससे पूछती है तुम कहाँ के रहने वाले हो, इस स्टडी में तुमने क्या कर रखा है, और ये जॉब आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। तमाम तरीके के सवाल जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सोनम इस मनोज नायक से करती है। लेकिन जो मनोज नायक था ये भी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी, ग्रेजुएशन कर रखी थी इसने, लिहाजा जो भी इससे आता था वो सब के सब ये सोनम के सामने उसके सवालों के जितने भी जवाब थे ये परफेक्ट तरीके से देता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम को इस मनोज नायक के बोलने का जो अंदाज़ था, जो एकदम फ्रीली वो बात कर रहा था सोनम से, हालांकि सामने उसकी कंपनी की मालिक बैठी हुई थी, कोई एचआर इंटरव्यू नहीं पकड़ रहा था, मालिक इंटरव्यू पकड़ रही थी, और ऐसे में मनोज नायक उस मालिक के सामने बिल्कुल फ्रीली जवाब दे रहा था, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था सही तरीके से। तो सोनम को उसका ये रवैया बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब सोनम को उसका रवैया पसंद आ जाता है, उसके बाद में सोनम उसे जॉब पर रख लेती है और उसके बाद में जो मनोज नायक था उसकी कंपनी में काम करने लग जाता है। अब उसके बाद में ये जो कंपनी थी, बिज़नेस होता है चूँकि हर क्वार्टर में, हर छिमाही में, हर साल में कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाती है। लेकिन जब से मनोज नायक ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जब से इस कंपनी का जो बिज़नेस था ये दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसके बाद में बिज़नेस बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं सोनम अपने जहन में ये मान रही थी कि जब से मनोज नायक ने इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है, जब से उसकी जो कंपनी है ये बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो इबिटा है, ये सब के सब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना, कंपनी का मार्जिन बढ़ना, साथ के साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो सोनम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस सब के लिए वो अगर किसी को सही मानती थी जिसकी वजह से उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, वो मनोज नायक की वजह से बढ़ा है, ऐसा सोनम का मानना था। हालांकि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो अपनी मेहनत और कुशलता से इस कंपनी में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट था बढ़ रहा था। जो मनोज नायक था ये देखने में भी बेहद खूबसूरत था और कहीं ना कहीं सोनम इसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके बाद में कंपनी जब लगातार प्रॉफिट करती जाती है, उसके बाद में सोनम इस कंपनी में एक पार्टी भी रखती है और पार्टी रखने के बाद में बाकायदा इस मनोज नायक को लोगों के सामने रखती है और कहती है कि मनोज नायक हमारी कंपनी का सबसे मेहनती कर्मचारी है और इसने जिस तरीके से मेहनत की है उसकी वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि मनोज नायक सोनम को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए सोनम मनोज नायक का लगातार प्रमोशन करती रहती है, उसको एक ऊंचे ओहदे पे पहुंचा जाती है, जिसके बाद में कंपनी के अंदर उसकी अच्छा खासा रुतबा बन चुका था, अच्छा खासा नाम बन चुका था। लोग भी मनोज नायक की रिस्पेक्ट किया करते थे। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग नौकरी करते होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालिक के बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। ऐसे में जो लोग मालिक के ख़ास होते हैं, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चमचों का काम करते हैं। तो ऐसे में मनोज नायक को उसके ओहदे से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करती थी, वो इसलिए क्योंकि वो सोनम के थोड़ा करीब था। अब सोनम उस पार्टी में मनोज नायक को सबके सामने एक तरीके से बताती है कि इसने किस तरीके से काम किया है कंपनी के लिए, और जब से इसने कंपनी में काम किया है कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। सब लोग तालियां बजाते हैं, बाकायदा पार्टी होती है, उसके बाद में सब लोग खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद में सोनम इस मनोज नायक से कहती है कि चलो मुझे मेरे घर छोड़ दो।
उसके बाद में मनोज नायक जब सोनम को गाड़ी से उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में सोनम मनोज नायक से कहती है कि मनोज, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का जो बिज़नेस है ये भी दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मनोज, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम इनकार तो नहीं करोगे? उसके बाद में मनोज सोनम से कहता है कि नहीं मैम, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप भला मुझसे कुछ मांगे और मैं आपको दूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिस ओहदे पे हूँ, जिस वजह से मेरे घर परिवार वाले अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं, गाँव में मेरा अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, मेरे रिश्तेदार मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी वजह आप ही हो। आप ही ने मुझे ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठाला है। तो ऐसे में अगर आप मुझसे कुछ मांगे और मैं आपको ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद में सोनम जो थी वो मनोज का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मनोज, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही मनोज नायक ये बात अपनी मालिकिन सोनम के मुँह से सुनता है तो उसके तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। वो सोच समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार वो क्या सुन रहा है। वो पहले तो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है। उसके बाद में वो फिर से सोनम से कहता है कि मैम, आप किस तरीके की बातें कर रही हैं? आप क्या मेरे साथ मजाक कर रही हैं? सोनम फिर से मनोज का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि नहीं मनोज, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मनोज भी तुरंत हाँ कर देता है। उसके बाद में ये जो मोहब्बत थी आम हो जाती है, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। समय जब गुजरता है तो मनोज और सोनम, चूँकि अब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी किया करते थे, एक दूसरे के साथ कभी घूमने जाते, कभी मार्केट जाते, कभी खाना खाने जाते, कभी शॉपिंग करने जाते। इस तरीके से जब समय गुजरने लगता है, मनोज और सोनम जब दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि हमारा जो प्यार है, हमें इस प्यार को नाम देना चाहिए। उसके बाद में सोनम अपने घर वालों को भी बताती है कि वो अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति मनोज नायक से मोहब्बत करती है। मेहनती लड़का है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है, घर परिवार से भी अच्छा है, तो मैं उसी से शादी कर लूँगी। अब चूँकि किसी बड़ी व्यक्ति से शादी करूँगी, किसी अमीर व्यक्ति से शादी करूँगी, तो चूँकि संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में मुझे कोई परेशानी तो होने वाली है नहीं, लिहाजा मैं इसी से शादी कर लेती हूँ, कम से कम ये मुझसे प्यार तो करेगा। अच्छा, जो घर वाले होते हैं सोनम के, वो कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको लगता है कि मनोज नायक तुम्हारे लिए फिट लड़का है तो फिर हमें क्या एतराज़ है। उसके बाद में मनोज नायक और सोनम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में पहली रात गुजरती है, दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर लेते हैं। अच्छा, जो मनोज नायक था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लड़का था, देखने में भी खूबसूरत था, इसलिए सोनम भी अब मनोज की दीवानी हो चुकी थी। मनोज जो कहता सोनम वो करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। शादी के बाद में उसके बाद में इन्हें एक बेटा हो जाता है। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसके बाद में 2 साल का ये बेटा हो जाता है, इसकी उम्र 2 साल के आसपास हो जाती है। उसके बाद में एक दिन मनोज नायक सोनम के पास आता है। वो कहता है कि दरअसल हमारा जो आईटी वाला बिज़नेस है ये तो बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक बिज़नेस आइडिया मेरे माइंड में है। अगर तुम इजाज़त दो तो उड़ीसा के भद्रक में जो मेरा गाँव है नरसिंहपुर, इसी नरसिंहपुर में एक बिज़नेस सेटअप डाल लेता हूँ। वो बिज़नेस के बारे में सोनम को बताता है। सोनम को भी इस मनोज नायक का ये आइडिया पसंद आता है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बिज़नेस प्रॉफिट का है तो कर लीजिए। तो उसके बाद में सोनम मनोज नायक से कहती है आखिरकार इस बिज़नेस के सेटअप के लिए तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद में मनोज नायक कहता है कम से कम 7-8 करोड़ की। अब जैसे ही 7-8 करोड़ की बात मनोज नायक कहता है तो सोनम कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके देती हूँ। अब सोनम के पास में कुछ गोल्ड भी था। अब चूंकि कंपनी का प्रॉफिट सब तो उसके हाथ में आता नहीं था, घर परिवार वाले भी थे, बाकी कर्मचारी वगैरह सबको बांटना, उसके बाद में कंपनी को बिज़नेस को भी ग्रो करना, कंपनी के जो बिज़नेस होता है उसको विस्तार करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सोनम जो थी अपनी कंपनी के ऊपर कर्ज ले लेती है और दोस्तों 5 करोड़ रुपया वो अपने पति मनोज को दे देती है। मनोज उस 5 करोड़ रुपए को लेता है। उसके बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये जो 5 करोड़ रुपए हैं मैं 10 करोड़ रुपए तुम्हें बना के दूंगा। जो बिज़नेस मेरे माइंड में है वो बिज़नेस आगे चलकर इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा कि वो बिज़नेस हमारी आईटी वाली कंपनी से भी बड़ा हो जाएगा। सोनम भी खुश हो जाती है क्योंकि ये कोई गैर आदमी उनसे बात नहीं कर रहा था, कोई आम आदमी ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि मनोज सोनम का पति वही सोनम से इस तरीके के वादे कर रहा था। लिहाजा सोनम पैसे देकर उसको इजाज़त दे देती है। उसके बाद में मनोज नायक चला जाता है। जाने के बाद में 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सोनम के पास में मनोज का कोई कॉल नहीं आता। अब सोनम फ़ोन लगाती है तो फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ बताता है। लगातार फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद में सोनम उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार वालों से भी कोई कांटेक्ट हो नहीं पाता है। सोनम अपने परिवार वालों को ये बात बताती है कि मनोज मेरा पति गया हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्या हो गया उसके साथ में।
लिहाजा जो सोनम थी अपने परिवार वालों को लेकर मनोज नायक के गांव पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में पता चलता है कि मनोज नायक तो यहाँ पर आया ही नहीं। अब सोनम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद में ये जो भद्रक ज़िला है उसी में जो बोनट थाना है, इसी बोनट थाने में पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि उसका पति 5 करोड़ रुपए लेकर उसके पास से आया था, लेकिन अभी तक ना उसका कोई फ़ोन लग रहा है, ना वो अपने गांव पहुंचा है। साहब उसके साथ क्या हो गया, कहाँ है वो आखिरकार। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो कंप्लेंट को लिख लेते हैं और इस सोनम को आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी हम तुम्हारे पति मनोज नायक को ढूंढ लेंगे। अब दोस्तों लगातार समय गुजरता रहता है। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने का लंबा समय गुजर चुका था और इन 3 महीनों के अंदर ना तो मनोज अपने घर पहुंचा था और ना तो मनोज ने सोनम से कोई कांटेक्ट किया, ना पुलिस ने कोई पता मनोज के बारे में लगाया था। लिहाजा सोनम जो थी वापस से बोनट थाने में पहुंचती है 3 महीने के बाद में और वहां पर पुलिस वालों से कहती है कि तुमने इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की और उसके बाद में ये फ़िनाइल की बोतल अपने साथ लेकर गई थी और उस फ़िनाइल को गटक लेती है। जब वो सारा फ़िनाइल पी जाती है उसके बाद में पुलिस जो थी वो तुरंत इस महिला को हॉस्पिटल लेके पहुंचती है ताकि इसका इलाज कराया जा सके और उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि इसकी जो हालत है अभी स्थिर बनी हुई है। उधर इस महिला का जो भाई होता है वो बोनट पुलिस थाने में पहुंचता है और कहता है कि 3 महीने से उसकी जो बहन थी डिप्रेशन में थी। उसके जो पति था उसने उसके साथ छल किया है, धोखा किया है, न जाने पैसे लेकर कहाँ भाग गया है, जिसकी वजह से कंपनी पे भी कर्जा हो गया है। बाकी घर की जो सेविंग्स थी वो भी सब लुटा दी। तो 5 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम होता नहीं है। और ये जो एक मामूली सा कर्मचारी था मनोज नायक, उससे मेरी बहन ने शादी की, उसे नाम दिया, रुतबा दिया, पैसा दिया, लेकिन उसके बाद में वही मेरी बहन के साथ में ठगी करके भाग गया। हालांकि पुलिस ने अब ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग मनोज नायक को ढूंढेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि मनोज नायक क्या कहीं भाग गया या फिर उसके साथ में कोई अनहोनी हो गई। तो पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जैसे भी छानबीन होकर बातें सामने आएंगी, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि मनोज, जिसको सोनम ने सब कुछ दिया, नाम दिया, रुतबा दिया, उससे शादी की, कंपनी में अच्छी रिस्पेक्ट दी, पैसा दिया, उसको बिज़नेस सेटअप करने के लिए भी 5 करोड़ रुपये दिया, तो जो सोनम का था वो मनोज का था। तो ऐसे में मनोज ने अगर उसे धोखा दिया है तो बहुत ज़्यादा गलत किया है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि मनोज के साथ में कुछ अनहोनी हुई है या फिर उसने सोनम को धोखा दिया है। जो भी राय हो आपकी कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जो सच्चाई होगी वो पुलिस खुलासा करेगी। और ये थी कहानी और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए थे इसमें पीके शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार सर, मैं यूपी हरदोई से हूँ और आपकी स्टोरी डेली सुनता हूँ पर कमेंट्स नहीं कर पाता, दुख है सर। तो पीके शर्मा जी नमस्कार भैया, आप कमेंट्स भी करा करें, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अवैध संबंध में इंसान गुनाहों का रास्ता अपना लेता है, कहानी बहुत अच्छी है मलिक भाई, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में दी वरिष्ठ लिखते हैं जी बिल्कुल सुनना चाहते हैं चाचा सैफू की अपडेट्स और आप सुनाइएगा तो सारे फैक्ट्स सही होंगे क्योंकि आप पूरी रिसर्च करने के बाद ही स्टोरी सुनाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो दी वरिष्ठ जी आपने बहुत बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं कोई भी कहानी ऐसे ही नहीं सुनाता, अगर उसमें कुछ अपडेट होती है तो वही सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल सैफ वाले मामले में अपडेट ये है कि जो आरोपी था वो गिरफ़्तार हुआ है और उसके बांग्लादेशी होने की बात अभी तक कही जा रही है। तो ऐसे में अभी चीज़ें समय के साथ साथ क्लियर होंगी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। सतबीर जी बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपकी स्टोरी सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। ए के खान है, लिखते हैं भाई आपकी स्टोरी लाजवाब होती हैं, सलामत रहें। तो ए के खान जी आपका बहुत शुक्रिया। उत्तम लाल हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, बहुत बढ़िया सीख मिलती है। मेरे 2 बेटे हैं, करण कुणाल, ज़िला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो उत्तम लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दोनों बेटे करण और कुणाल दोनों सलामत रहें, उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, इंशाअल्लाह बहुत भाई अल्लाह उसी लड़के को अच्छा कर दे जल्दी से जल्द, आमीन सुम्मा आमीन। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। शीलनिधि लिखते हैं मुंबई में जो काम शिवसेना के टाइम में नहीं हुआ वो काम आज के ज़माने में हो रहा है, मुस्लिम समुदाय को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, सच बोल रहा हूँ हिंदू होने के नाते। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। और उसके बाद में तनवी जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आज काफ़ी दिन के बाद मैंने कमेंट्स किया है। तो तनवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दिन के बाद आए, आपने कमेंट्स किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोज़ कमेंट्स करा करें।
राजेंद्र कुमार हैं, रोज़ बनाते हैं। राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में सिराज आलम है, लिखते हैं कितना अच्छा होता कि शिशी शर्मा को कोई मौका मिला था, वो इससे बाज आते। तो सिराज आलम जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये रुखसाना कुरैशी करके लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इट्स नॉट शिशी इट्स शाशी एंड इट्स गुड टू प्रतीत एंड प्रतीत। आई हैव टू करेक्ट यू, प्लीज़ डोंट माइंड, खुदा हाफिज़। तो रुखसाना कुरैशी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बताया, लेकिन मैंने उसमें शशि ही बोला था वीडियो में, लेकिन टाइटल में शिशी लिख गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में राजेश करके आइडिया लिखते हैं, बार बार लिहाजा कहना छोड़ देते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है विश्वजीत शाह करके लिखते हैं, बरबोक जायज़ खबरी है आप छू कहूँ, समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाहते हैं भाई मेरे। उसके बाद में जयप्रकाश सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपका जवाब बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो जो आती हैं बहुत अच्छी आती हैं। मैं उनसे ऐसा कुछ काम करवा दिया जो कि उससे ज़िंदगी बेकार हो गई। और आपका बच्चा कैसा है आप अपनी कमेंट्स करके बताइएगा, और मैं ज़िला हमीरपुर यूपी से आपकी वीडियोस देखता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।